हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल गोयल मैथवर्क्स में। पिछले जो हमने पार्ट 1 किया था, भाग 1 किया था, उसमें हमने पढ़ा था कुदाली के बारे में। क्या होता है कुदाली के बारे में? कुदाली का दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, ये हमने देख लिया था। मुड़ी पलट होती है, पकड़ होता है, हैंडल, जोत, छड़ इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कल्टीवेटर से, शुरुआत करते हैं। कल्टीवेटर क्या होता है? साइंस का विज्ञान का आज हमारा भाग 2 है, आज जिसके हम अच्छी तरह पढ़ने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, ताकि आपको सब कुछ जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं इस भाग में, इस विषय में, वो आपकी दूर हो जाएंगी। आज हमें भाग पढ़ रहे हैं हम कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का कैसे उत्पादन किया जाता है, कैसे प्रबंधन किया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं, आज के शुरुआत करते हैं हम कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। जो जुताई होती है, जो खेत को जुताया जाता है, जो कृषि के लिए जुताया जाता है, उसे कल्टीवेटर से तैयार किया जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से हम श्रम एवं दोनों की समय की बचत होती है। आजकल मनुष्य किस चीज के लिए करता है? परिश्रम कम हो और मेहनत कम हो, और जो हमारी मजदूरी है, जो हमारा पैसे हैं फसल से, वो ज्यादा बचे। तो इससे क्या होता है? वो मशीन के ऊपर आ गया, सारी मशीन का इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए हम ट्रैक्टर इत्यादि का उपयोग करते हैं। जुताई के लिए ट्रैक्टर में हम एक मशीन लगाते हैं, जिसे हम कल्टीवेटर का नाम देते हैं। तो इसी प्रकार आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है, जिससे श्रम यानी मनुष्य का जो काम है वो ट्रैक्टर आसानी से कर देता है। आगे चलते हैं हम। कल्टीवेटर हम एक बार देख लेते हैं। कल्टीवेटर एक ऐसी मशीन होती है जो ट्रैक्टर के पीछे बांधी जाती है। ट्रैक्टर क्या होता है, गांव में हमने देखा ही है। ट्रैक्टर एक जो ट्रैक्टर के पीछे बांधे जाने वाली मशीन है, जिसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। हमने पढ़ा था कि पहले जो मिट्टी का जुताई करनी, फिर बुराई, फिर जुताई, फिर बुआई। अब आती है बुआई, यानी बीज की बुआई करना। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर हम बीज ही नहीं डालेंगे तो हमारी फसल कहाँ से उत्पन्न होगी? ठीक है, हम फिर फसल डालने के ऊपर आते हैं। फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अगर हम बीज अच्छे नहीं डालेंगे तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। तो हमें क्या करना होगा? अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज, जो बीज बिल्कुल साफ हो, हमें उनका साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीज को प्राथमिकता देता है। हम भी, कोई भी किसान है, अगर उसे कोई भी जो बीज फसल अधिक देगा तो वो उसी बीज को प्राथमिकता देने का मतलब है उसी बीज को खरीदेगा, यानी उसी बीज को अपने खेत में बुआई के लिए आवश्यक और जरूरत मानता है। ठीक है, अब हम बीजों के चयन के ऊपर पहेली कुछ पूछ रही है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें पानी डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। अब पहेली को पता नहीं है कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे, बीजों के पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है। तो इसी का जवाब में उसे उसकी माँ ने बताया पहेली की क्रियाकलाप। हमें अब इसका उदाहरण देखना है कि कैसे हम इसको देख सकते हैं। एक बीकर लेकर, बीकर क्या होता है? जिसके अंदर एक खाली बर्तन, कांच का बर्तन, इसमें पानी से आधा भरे, यानी इस पानी से इसके अंदर पानी डालिए। इसमें एक मुट्ठी, मुट्ठी मतलब थोड़ी सी मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, यानी कुछ समय से रोक दीजिए। तो हमें अब इसका उत्तर देखना है कि बीकर के अंदर हमने पानी डाल दिया, आधा भर दिया, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डाल दिए। तो हमें देखना है कि इसका उत्तर क्या निकलेगा। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? हमें अभी उत्तर पूछा गया है। हमने क्रियाकलाप किया तो हमें पता चलेगा कि क्या होता है। बीज तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं? दोनों पूछे गए हैं, वे हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, इस कारण बीज हल्के होते हैं। आते हैं जल पर तैरने लगते हैं। जो क्षतिग्रस्त, जो हल्की चीजें हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगती हैं, और जो भारी चीजें हैं वो पानी में डूब जाती हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों
को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है। यानी इस विधि में जो हल्के बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो भारी बीज होते हैं वो नीचे चले जाते हैं पानी के। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें खेती करने में आसानी होती है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। यानी कि हमें बीज बोने के बारे में जानना चाहिए कि हम बीज कैसे बोते हैं। अब हम देखते हैं कि बीज 1.2 ए और बी चित्र में दिखाया गया कि बीज कैसे बोए जाते हैं। परंपरागत औजार। परंपरागत औजार का मतलब क्या होता है, जो हमारे पूर्वजों के समय के हैं, जो हमारे बहुत पुराने समय के हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। यानी इस औजार से हम बीजों की बुआई करते हैं। चित्र 1.2 ए भाग ए, बीजों को कीप के अंदर डालने पर एक या दो नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजारा जाता है। यानी एक पाइपों से गुजारा जाता है। ये देखिए, ये कीप के आकार है, ये आकार है कीप का, ये कीप है। दो किसानों ने कीप को पकड़ा हुआ है, इसने हल को पकड़ा हुआ है किसान ने, एक ने कीप को पकड़ा हुआ है। और ये देखिए इसमें नाली के आकार की एक छड़ दी हुई है, नाली के आकार की छड़ दी हुई है, पाइपों से गुजारते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। यानी ये मिट्टी के अंदर, यानी मिट्टी को भेदने का मतलब क्या होता है, मिट्टी के अंदर एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर बीजों को अच्छी तरह से स्थापित कर देते हैं। ये दो बैल क्या कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं और जुताई के पश्चात बुआई की जाती है। हल चला रहे हैं, जुताई हो गई और उसके बाद एक कीप की में पाइप लगाकर उससे बीजों की बुआई की जाती है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, बीज बोने का पारंपरिक तरीका। ये था 1.2 का पहला भाग, ए भाग। अब हम देखते हैं दूसरा भाग क्या है, सीड ड्रिल। सीड का मतलब क्या होता है, बीज ड्रिल का मतलब क्या होता है, खड्डा करने की मशीन, मोरा करने की मशीन, यानी होल करने की मशीन, जिससे हमें पता चलता है। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों के समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यानी कि जब इन दोनों मशीनों से, जब ट्रैक्टर की मशीन का उपयोग किया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, जो दूरी है, बीजों के बीच का दूरी है, जब कोई पौधे संचालित होते हैं तो उनके बीच की दूरी है वो विस्तृत रहती है, यानी एक समान दूरी रहती है। यह सुनिश्चित करना है, ये मशीन है, इसके अंदर हम बीज डालते हैं, यहाँ से किसान बीज डालते हैं, कुछ बीज यहाँ से, कुछ बीज यहाँ से होते हुए, इन सभी से होते हुए इनके द्वारा यहाँ पर स्थानांतरित बीज यहाँ पर धरती के अंदर चले जाते हैं। यहाँ से हम बीज चले जाते हैं। अब हमें पता चल गया कि बीज कहाँ से धरती के अंदर जाते हैं। ये है 1.2 का दूसरा भाग, वो था मानव संचालित भाग, ये था हमारा मशीनों से होने वाला भाग। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। अब मिट्टी, जब बीज है वो गर्म होगा, यानी मिट्टी के अंदर चला जाएगा, तभी तो हमारी जो पौधा होगा वो विकसित होगा, अन्यथा बीज हमारा विकसित नहीं होगा। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। यानी कि जब कोई पक्षी नहीं, अन्यथा बीज को खा सकता है, तो उससे होने वाले जो बीज को किसान को नुकसान होता है, तो उससे सीड ड्रिल एक मशीन द्वारा रोका जा सकता है। पक्षियों द्वारा होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इससे समय भी बचता है और जो पैसे हैं, श्रम है, वो भी बचता है। अब भूजो पूछ रहा है, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है, यानी एक पौधशाला है जिसके अंदर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे होते हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे होते हैं? छोटे छोटे पन्नियों में हमने देखा है कि नर्सरी के अंदर छोटे छोटे वृक्ष छोटे छोटी पन्नियों के अंदर रखे होते हैं। अब उसके बाद पहेली पूछ रही है, अपना उत्तर में प्रश्न पूछ रही है, हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। धान जैसे कुछ पौधों के बीज को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दिया जाता है। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? धान एक किस्म का पौधा है जिसका बीज किसी और भूमि में विकसित किया जाता है, और जब बीज होने के बाद जब पौधा बन जाता है, पौधा मतलब छोटा पौधा बन जाता है, तो उसे किसी और धरती पे विकसित करने के लिए बड़ा किया जाता है।
खेत में, यानी जहाँ बहुत सारे वृक्ष लगाए जाते हैं, जहाँ बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं, खेत में रोपित कर दिया जाता है। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी प्रयोगशाला में उगाए जाते हैं। जो हमारे घर के पौधे हैं, पुष्पित पौधे हैं, वो घर में भी उगाए जाते हैं। पौधों के अत्यधिक पौधों के अत्यधिक घने होने के रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा एक पौधों के बीच में जो खेत है, खेत में अगर पौधों के बीच में समान दूरी रहेगी तो उससे क्या होगा, पौधों के बीच में जो हमारा रास्ता है वो बना रहेगा और पौधे एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, और इससे पौधों को पोषण भी अच्छा मिल जाता है। पोषण बहुत अच्छे तरीके से पौधों का पोषण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पौधों को सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जो पौधे होते हैं, सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। जो पौधे होते हैं उनको सूर्य का प्रकाश किस मात्रा में प्राप्त होता है? क्लोरोफिल मात्रा में, यानी प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। पोषक, और जो पोषक होते हैं जो उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं, एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है, ताकि जो पौधों को विकसित होना है, पौधों की जो ऊर्जा हो सकती है वो उसको पर्याप्त मात्रा में मिल सके। अन्यथा जो एक ऊर्जा है वो कुछ पौधों में वितरित हो जाएगी और सारे के सारे पौधे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अधिक घनेपन को, घनापन क्या होता है? जिसमें बहुत सारे वृक्ष हो, उसको रोकने के लिए पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद का मतलब क्या होता है? खाद मतलब जिससे हमारे पौधों को ऊर्जा मिलती है, और उर्वरक क्या होता है? जिससे पौधों के बीच में जो खरपतवार होता है, खरपतवार मतलब अनावश्यक पौधे होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पौधों में पोषक स्तर बनाए रखते हैं, उन्हें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें हम खाद एवं उर्वरक कहते हैं। बूझो कहता है, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल, स्वस्थ फसल मतलब जो पूरी स्वस्थ हो फसल, देखा। जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे, जो खेत में पौधे थे दूसरे खेत में कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह क्यों उगते हैं? अभी हमने देखा है कि अगर दोनों के बीच का हम जो दूरी है वो समान रखते हैं, और कुछ दूरी पर अगर हम पौधों को उगाते हैं तो उससे क्या होती है, हमारे पौधों के बीच की जो ऊर्जा है वो बनी रहती है और उन्हें पूरा पोषण मिलता है। तो बूझो कहना चाह रहा है कि एक स्वस्थ फसल है एक खेत में, और एक खेत में फसल स्वस्थ नहीं है, तो इसका कारण हमें ढूंढना है। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है, खनिज पदार्थ प्रदान करती है। हमें पता है मिट्टी से क्या मिलता है? भोजन मिलता है, पौधों को भोजन मिलता है। यह पोषक पदार्थों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है। अगर हमें पता है कि कुछ समय बाद हमें कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ना चाहिए, जिससे क्या होता है, पौधे होते हैं और जो मिट्टी होती है उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में बने रहते हैं और पौधों को पर्याप्त ऊर्जा मिल सकती है। खेत कभी कभी खाली नहीं छोड़े जाते, खेत नहीं खाली छोड़े जाते। जैसे कि हम गेहूं की फसल लगाते हैं, फिर धान लगाते हैं, फिर सब्जियां लगाते हैं, जिससे हमारा खेत खाली नहीं होता। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है, तो पोषक हमारे घट जाते हैं, उस खेत में पोषकों की मात्रा काफी कम हो जाती है। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी के कुछ पोषकों की कमी हो जाती है, मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में जो पोषक होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। इस क्षति को पूरा करने के लिए, जो इस कमी को पूरा करने के लिए हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। इसके लिए खाद देना आवश्यक है। अगर हम जब समय समय पर अगर खेती करते रहेंगे और जो खेत है उसको खाली नहीं छोड़ेंगे तो हमारे खेत की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? खाद, यानी जो हमारे मिट्टी के पोषक तत्व हैं हम उनको पूर्ति करते हैं, दोबारा पूर्ति करते हैं। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। अपर्याप्त का मतलब होता है कम खाद देने से पौधे हमारे कमजोर हो जाते हैं। अगर हमें खाद है उनकी हमें पूर्ति पूरी रखनी है, मतलब अधिक से अधिक देनी है जो उसकी मात्रा है।
खाद एक कार्बन जैविक पदार्थ है। जैविक मतलब जिसके अंदर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी मिट्टी के लिए पर्याप्त खनिज है, वो सभी खाद में पाए जाते हैं, जो एक पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं, जो पौधों के अवशेषों से और जंतु के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। अपशिष्ट मतलब बचा हुआ सामान, अवशेष। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इस अपघटन होने के बाद खुले में छोड़ देते हैं। यानी कि जो जंतु और पादप के अपशिष्ट होते हैं, जो बचे हुए अवशेष होते हैं, उनको एक गड्ढे में डाला जाता है तथा इसका अपघटन यानी जब इसको खोला जाता है तो खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, यानी कुछ सूक्ष्म जीव उसके अंदर जो भी उनके अंदर कमी है, या नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर भरपूर मात्रा में विकसित कर देते हैं। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ बच जाते हैं, अपघटित पदार्थ जो अपघटन के बाद होने वाले पदार्थ हैं, वो बच जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आप कक्षा 6 7वीं में कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में जान चुके हैं। हमने कक्षा 6ठी में भी देखा था और कक्षा 7वीं में भी देखा था। क्या देखा था कि हमने वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, केचुए द्वारा खाद कैसे बनाई जाती है, वैसे ही कुछ जीवों द्वारा भी खाद बनाई जाती है, तैयार की जाती है। तो उसे क्या कहते हैं हम, खाद कहते हैं, खाद बनती है। अब हमें क्रियाकलाप हमने 1 में क्या पढ़ा था, अब हमें 2 में पढ़ना है कि हमारे बीज होते हैं जो हल्के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो भारी होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, और भारी बीज हमारे उपयुक्त माने जाते हैं खेती के लिए। किसान हमेशा भारी बीज का उपयोग करता है। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ए बी सी निशान लगाइए। इन पर निशान लगाना हमें ए बी सी, उसके अंदर हमें जिसके अंदर कोई नवोदित ना हो उसे हमें छांट लेना है। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। मिट्टी लेकर हमें इसमें गोबर की खाद मिलानी है। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया यूरिया मतलब यूरिया मिलाना है, एक पदार्थ होता है, खनिज होता है। और गिलास सी में हमें कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। यानी पहले में हमें क्या मिलानी है, थोड़ा सा गोबर डालना है, गोबर की खाद मिलानी है, और बी बीकर में हमें यूरिया मिलाना है, और तीसरे में हमें कुछ नहीं मिलाना है। अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। यानी हमें पानी की मात्रा डालकर समान समान मात्रा प्रतिदिन पानी देते रहिए। यानी हमें प्रतिदिन उसमें पानी देते रहना है, थोड़ा थोड़ा पानी उसमें जितनी आवश्यकता है देते रहना। 7 से 10 दिनों बाद उसकी वृद्धि को नोट कीजिए कि कौन से बीकर में वृद्धि हुई। यानी मूंग में जो अंकुरित मूंग थे, किसमें ज्यादा वृद्धि हुई, हमें तीनों बीकर को देखना है। जैसे कन्याएं हैं, दोनों लड़कियां हैं, इन्होंने क्या किया, तीनों में उदाहरण दिया, देखे हैं कि ए में वृद्धि अच्छी हुई है, बी में थोड़ी कम हुई है, अच्छी हुई है, परंतु सी में क्या हुआ है, बिल्कुल ही कम वृद्धि हुई है। तो हमें इससे क्या मिलता है, खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों की वृद्धि। तो हमें इससे क्या पता चलता है, ये देखिए, जैसे ये देखा है ना, इसमें हमने क्या मिलाया था, गोबर मिलाया था, गोबर की खाद मिलाई थी। इसमें हमने क्या मिलाया था, यूरिया मिलाया था, यूरिया की खाद मिलाई थी। और तीसरे में हमने क्या मिलाया था, मिट्टी डाली थी और कुछ नहीं डाला था। तो इससे क्या हुआ, पौधों को पोषण यूरिया से भी मिला, गोबर से भी मिला, परंतु मिला तो मिट्टी से भी है, परंतु इतना पोषण नहीं मिला था। हमें पता चल गया कि पोषण किन से मिलता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। क्या तीनों गिलास में वृद्धि की गति एक समान है? नहीं, हमने देख लिया, किसी गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है, किसी गिलास में पौधों की वृद्धि कम है। किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है, हमें उत्तर देना है, वृद्धि सबसे अधिक है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। यानी उर्वरक खाद से, जो हमारी प्रयुक्त खाद है, उनसे काफी अच्छे हैं, तो वो फैक्ट्रियों में एक मानव निर्मित खाद बनाई जाती है। उर्वरक के कुछ उदाहरण है, यूरिया, अमोनिया, ये सभी उर्वरक होते हैं। सल्फेट, सुपर फास्फेट,
पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी क्या है हमारे हमारे उर्वरक हैं। इनके उपयोग से किसानों को धान, गेहूं, मक्का जैसी फसल अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरक से अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता, यानी कि कुछ समय के लिए तो वो अच्छी उर्वरक प्राप्त करेंगे, परंतु कुछ समय के पश्चात उनकी जो उर्वरकता है, मिट्टी है, वो नष्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि मिट्टी की उर्वरकता खराब हो जाती है। आगे है, यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन जाता है। जो इससे जल होता है, जो वायु में जल वाष्प बनकर उठता है, वो क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। परंतु हमें थोड़ी जो हमारी खेती है, जो हमारी फसलें हैं, उसको थोड़ा कम करके, और जैविक खाद क्या होती है, गोबर से तैयार की गई खाद, फसलों से तैयार की गई खाद, जीवों से तैयार की गई खाद, इनसे उपयोग करना चाहिए। इन सभी खादों के उपयोग से हमारी कृषि जल प्रदूषण भी नहीं होता और फसल भी अच्छी होती है और मिट्टी की उर्वरकता भी बनी रहती है। इसके काफी सारे फायदे हैं। अथवा दो फसलों के बीच के खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, जिससे हमारी, जैसे हमने गेहूं की फसल और धान की फसल है, उस जब हम उस फसल को उगाते हैं तो उसके बीच में हमें फसल को खाली, खेत को खाली छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं आगे। अब हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेते हैं, आज हमारे पास थोड़ा समय बचा है। खाद के उपयोग, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है, क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी में सभी पोषकों को प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्र, यानी फसल का अलग अलग तरीके से उगाना। यानी जो अवशोषण क्षमता होती है, जो उसके अंदर कीटनाशकों के मारने की जो क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है, उसकी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषक, जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं, उसकी जो कमी होती है वो भी पूरी होती रहती है। और इस प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है, मिट्टी की जो प्रतिपूर्ति, जो हमें कमी है, उसकी दूर करने के लिए हमें फसल को भी चक्रण, यानी फसल बदल बदल कर फसल का उपयोग करना चाहिए। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। यानी कि दूसरे किस्म की फसल एकांतर, यानी एक के बाद एक के अंतर के क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान, उत्तर भारत का किसान कौन सा है, उत्तर भारत कौन सा है हमारा, उत्तर भारत यानी ऊपरा भारत, यानी हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये सभी हमारे, पंजाब, उत्तराखंड, ये राजस्थान, ये सभी हमारे उत्तर भारत का इलाका है, उत्तर भारत में माना जाता है। उत्तर भारत में किसान फली दार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। यानी फलीदार चारा कौन सा होता है, जो पशुओं के लिए होता है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि जो हमारी मिट्टी है उसकी जो क्षमता है वो पूर्ण रूप से बढ़ सके और पूर्ण रूप से उसकी जो कमी है वो पूरी हो सके। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है। यह फलीदार लेक्यूमिनस पौधों की जड़ों में ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है जो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वो मिट्टी को प्रदान करता है, मिट्टी को प्रदान करता है। और यह फलीदार यानी लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको क्या करता है, पृथ्वी यानी मिट्टी में वो स्थानांतरित, स्थिरीकरण करता है, यानी मिट्टी में लेकर जाता है। तो हमारा आज का विषय यही था। और इसका मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन से हमारी जो मिट्टी के पोषक तत्व है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का विकास होता है और भोजन अत्यधिक अधिक बनता है और स्वस्थ बनता है। प्रोटीन की मात्रा, ऊर्जा अधिक होती है भोजन में। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। आज हमने यहाँ तक किया है। अगले भाग में हम इसे अलग करेंगे। ये हमारी एज ए हम क्लास ही पढ़ रहे हैं,
तो मेरी आप सभी से विनती रहेगी कि आप जब भी इस क्लास को हम आगे लेकर चलते रहेंगे, धीरे-धीरे 1-2 दिन में चलते रहेंगे। आप हमारे सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास के मित्रों के साथ और लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छी लगे। और आप हमारे से जुड़ते रहिए हर वीडियो में और आप जब भी सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा और प्रोत्साहित होते हैं हम इसमें वीडियो बनाने के लिए। हमारे लिए एक ऊर्जा है जो हमारा आपका सब्सक्राइब बटन है, लाइक है, जब आप करते हैं वो हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आज कक्षा 8 का भाग 2। धन्यवाद।